ये सोच के टॉपिक आज का है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिससे हम शुरू करते हैं। ये हमने लिया न्यूक्लियस, ये हमारा शेल है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। बोहर के अकॉर्डिंग ऐसा उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन आपको इस सेल में इस जगह पे मिलेगा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जो है वो प्रिसाइजली इसने बता दी, पर ऐसा नहीं है। अगर वो बता दी लोकेशन एकदम एग्जैक्ट, तो डेल्टा एक्स जो है हमारा, ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डेल्टा एक्स हमारा हो जाएगा 0 और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। पर ऐसा नहीं था, तो इसीलिए बोर का मॉडल फेल हो गया, इस चीज़ को नहीं समझा पाया। असल में क्या है कि ये कुछ प्रोबेबिलिटी बताता है, मतलब बोर के मॉडल कुछ प्रोबेबिलिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी बताता है, नॉट एग्जैक्ट। तो जो अनसर्टेनिटी है उसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हाइजेनबर्ग ने ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ये डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं हम। दिस लिमिटेशन इंडिकेट्स दैट साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज इनहेरेंटली इनएक्यूरेट टू सम डिग्री। ये लिमिटेशन हमें ये बताती है कि जो हम साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर रहे हैं, किसका? पोजीशन का और मोमेंटम का। किसके? इलेक्ट्रॉन के। वो कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट है कुछ डिग्री तक। ऑफ कोर्स प्लैंक्स कांस्टेंट h इज ए स्मॉल नंबर, h काफ़ी स्मॉल है, 10⁻34 में है। सो वी आर नॉट कंसर्न विद दिस इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज ट्रक और अ बॉल। जस्ट प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में हमने ये देखा था कि हमने ये कैलकुलेट किया था एक लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो उसमें कैलकुलेशन में h इन्वॉल्व होता है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 10⁻34 -34 में है, बहुत छोटा है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन में ये जो भी डिफरेंस है, जो इनएक्यूरेसी है पोजीशन और मोमेंटम की, तो वो हमें दिक्कत नहीं देती है जब तक हम बात कर रहे हैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट की, लाइक अ ट्रक और अ बॉल। लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे इनएक्यूरेसी आ जाती है और उसको हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, मेजरमेंट ऑफ अ पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्पीड आर सीरियसली लिमिटेड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, वही चीज़, वही वाली बात रिपीट हो रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वहाँ पे जो भी इनएक्यूरेसी है, स्पीड और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्पीड मतलब मोमेंटम, ओके, तो पोजीशन और मोमेंटम वही चीज़, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से करते हैं। One implication of uncertainty principle is that we can't properly speak about the position of the electron. इसका एक इम्प्लीकेशन क्या है कि हम एकदम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, बट वी मस्ट लुक फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन। लेकिन हम एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की किसी भी सर्टेन पोजीशन के आसपास या उस पोजीशन पे। लाइक हमने माना कि ये न्यूक्लियस है और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इस पोजीशन पे होने की, सर्टेन पोजीशन के पे होने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी। एग्जैक्ट यहाँ होगा ऐसा नहीं, यहाँ हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, बट इसके आसपास होगा, तो वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वांटम मैकेनिक्स का। डेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फॉर अ पार्टिकल इन अ सर्टेन इन्वायरमेंट। अभी सर्टेन इन्वायरमेंट से मतलब है ये पोजीशन जो न्यूक्लियस के आसपास होती है, न्यूक्लियस के इधर उधर जो जो पोजीशन है, उसको हमने सर्टेन इन्वायरमेंट में बोला है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का विद द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड दिस फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। तो इसकी मदद से हम और क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी। मतलब हमें कोई दो पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं, तो पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी को भी हम पता कर सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि हम कहते हैं वेव फंक्शन, जो कि एक तरीके से क्या है, लोकेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम बोल सकते हैं आधार कार्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब शॉर्टकट में ट्रिक के तौर पे कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम उसका वेव फंक्शन निकालते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का। सो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वी हैव अ पार्टिकल विद अ वेव कैरेक्टर, एक पार्टिकल है हमारे पास जो कि एक वेव कैरेक्टर को शो करता है। वेव पार्टिकल बोलेंगे उसे, सीधी सी बात है, वेव पार्टिकल। एंड वी वांट टू मैथमेटिकली मॉडल इट, हम उसकी कुछ मॉडलिंग करना चाह रहे हैं इन द टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है, कन्वीनियंट वे टू मॉडल इट इज बाय यूजिंग वेव फंक्शन। इसलिए हमारा ये जो वेव फंक्शन है साई, ये यूज होता है। वेव फंक्शन साई कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मेजरेबल पैरामीटर्स ऑफ द पार्टिकल सच एज, वेव फंक्शन जो साई है वो क्या चीज कंटेन करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ऑन ऑल मेजरेबल पैरामीटर, जो भी पैरामीटर हम मेजर कर सकते हैं, सच एज एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ। तो साई जो होता है किसी भी पार्टिकल के एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। अब इसकी खोज या इसको डिस्कवर किसने किया था, बॉन्ड एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, मतलब डिस्कवर क्या करना। द सिग्निफिकेंस ऑफ साई अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, द सिग्निफिकेंस ऑफ साई इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर। मेन हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका यूज यहाँ पे हो रहा है साई स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का यूज हो रहा है। इस साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें क्या बताता है, साई स्क्वायर, ये साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उस सब के बारे में। ओके, तो ये अगर हम बोलेंगे, ऊपर हमने बात करी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो हमको एक लोकेशन बता रहा है, पीडीएफ बता रहा है लोकेशन का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर किस चीज़ में होती है, वो साई स्क्वायर में स्टोर होती है। तो अब हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ओके, साई मस्ट बी ए सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हमने पहले पढ़ी है। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी इसको बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो जो साई है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होना ही होना चाहिए। साई मस्ट बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, और साई हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन भी होना चाहिए। अब इसी का डिफरेंशिएशन की बात करें, अगर डी साई अपॉन डी एक्स मस्ट ऑल्सो बी अ सॉल्यूशन ऑफ, या मस्ट ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, डी साई अपॉन डी एक्स, बिकॉज डी साई अपॉन डी एक्स इज कनेक्टेड विद मोमेंटम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो है साई का वो मोमेंटम के संग जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है, मोमेंटम के संग जुड़ा हुआ है। साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल, इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना पड़ेगा। सो नॉर्मलाइजेबल का मतलब है कि साई स्क्वायर शुड नॉट बी इन्फिनिटी। तो साई के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी। ओके, मान लो साई के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन मतलब साई की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है तो हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं ना। मेन चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन होने के लिए साई नॉट का मतलब साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और उसका सीधा सा मतलब है कि नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए, मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल। उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। दिस कंडीशन इज रियलाइज्ड बाय नोटिंग दैट द पार्टिकल मस्ट एग्जिस्ट समवेयर, मतलब वो कह रहा है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करना चाहिए इन ऑल अलाउड रीजन्स, एंड डेट कहाँ पे, इन ऑल अलाउड रीजन्स, जहाँ पे हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये रीजन है, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं इस रीजन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। एंड डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल समवेयर इन दिस ऑल अराउंड रीजन इज 1। तो इस रीजन में जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की वो कितनी है, वो है 1। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें मैथमेटिकली, तो साई के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर dx और इसका इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए फॉर वन डायमेंशनल केस,
और 3 डायमेंशनल केस के लिए इसका 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे और फिर dx dy dz इक्वल टू 1। तो नॉर्मलाइजेबल होने का मतलब होता है ये। अब और कुछ आगे बात करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटम ऑपरेटर्स। क्वांटम ऑपरेटर, तो पहला क्वांटम ऑपरेटर होता है मोमेंटम ऑपरेटर, जिसको हम p और इन टर्म्स ऑफ x बात कर रहे हैं तो px से डिनोट करते हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। तो मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, एक तरीके से px, ठीक है, मोमेंटम में बात कर रहे हैं तो हम p में बात करेंगे px इक्वल टू h बार, जिसको हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कि h/2 के इक्वल होता है, h/2 तो डिवाइडेड बाई j इंटू डेल ऑफ डेल x, क्योंकि वो ऑपरेटर है तो यहाँ पे किसी चीज़ का भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल h बार बाई j डेल साई अपॉन डेल x, तो इसकी वैल्यू px जो भी इस साई का कोफिशिएंट होगा वो हमें मोमेंटम दे देगा। ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम है। इसको ऐसे अप्लाई करते हैं तो सिंपल है, डेल बाई डेल एक्स और उसका कोफिशिएंट है h बार अपॉन j। एनर्जी ऑपरेटर और इसमें क्या डिफरेंस है, केवल और केवल मेन ये डिफरेंस है माइनस का, यहाँ पे माइनस आ जाता है तो वो एनर्जी ऑपरेटर बन जाता है, और यहाँ पे डेल बाई डेल टी भी आ जाता है, डेल बाई डेल टी, ये x के उसमें हम कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी में t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सेम चीज़ है, अब इसको ऑपरेट करेंगे तो माइनस ऑफ h बार बाई j डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू e इंटू साई। तो साई का जो कोफिशिएंट है वो हमको क्या दे देगा, वो हमको एनर्जी की वैल्यू दे देगा। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² बाई 2m, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, m को नीचे ऊपर सप्लाई कर दो तो ऊपर m² v² mv का होल स्क्वायर, और mv होता है px, तो px का होल स्क्वायर, और px की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है उसमें क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, 1/2m एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी वो सेम है। इसको अप्लाई करेंगे और जो जहाँ तक बात करेंगे जे की, तो जे ऑलरेडी लोगों को पता है कि आयोटा है, आई है, बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में आई होती है करंट, तो हम इसको जे से डिनोट करते हैं। तो जे इजकल टू आई इजकल टू -√1, तो px² बाई 2m इजकल टू -h² बाई 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा है तो हमें px की स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करनी है यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर। ये सारी चीज़ें स्क्वायर में आ जाएंगी तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इसमें हमने साइन में अप्लाई किया है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ गया। तो 3 तरीके के ऑपरेटर हैं, ये मोमेंटम ऑपरेटर, ये एनर्जी ऑपरेटर और ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट साई इज अ प्लेन वेव। साई जो है एक तरीके की प्लेन वेव है, गिवन है साई इक्वल टू e रेज टू j, दिस इज j kx माइनस ओमेगा टी, और k यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है वेव नंबर। k हमारा है वेव नंबर, k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। वेव की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ आएगा ही, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है। ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा होता है हमारा 2 पाई न्यू के इक्वल। ओके, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो साई इक्वल टू e रेज टू j kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे दो फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ओमेगा और k को, और x और t वेरिएबल्स है। तो यहाँ तक बात हमारी हुई। अब हम देखेंगे, हमने मोमेंटम ऑपरेटर पढ़ा, साई पढ़ा, साई का एक्सप्रेशन पढ़ा, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ साई, सब क्यों पढ़ा, तो टू कैलकुलेट मोमेंटम फ्रॉम साई, इस एक्सप्रेशन से हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम और विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। तो मोमेंटम ऑपरेटर हमारा ये था h बार बाई जे डेल ऑफ डेल एक्स, जहाँ पे हमने साई पे ऑपरेट किया है इसे, और साई की जो वैल्यू है इसको अप्लाई कर दिया। सो हमने इसको, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स होती क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जे हमने बाहर ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जे से जे चला गया, तो h बार के ई रेज टू जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये चीज़ हमारा किसके इक्वल है, h बार के, और ये फिर से क्या है, साई ही है, ये साई के इक्वल ही है। तो हेंस px जो होगा वो h बार के होगा। क्यों, हमने ऊपर पढ़ा था जो भी ये आता है px डॉट साई के फॉर्म में आता है, जो साई का कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है।
मोमेंटम एच बार के इक्वल आ गया, एच बार के इक्वल आ गया, और उसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एच बार होता है एच बाई टू पाई, के होता है टू पाई बाई लैम्डा, तो एच बार के इज इक्वल टू एच बाई पाई, या फिर पी एक्स जो हमारा है मोमेंटम या फिर जो भी कोफिशिएंट है साई का, वो हमारा सिंप्लीफाइड होके आया एच बार इंटू के, या फिर एच बाई लेमडा के इक्वल आया। ये याद रखने वाला है। सिमिलर तरीके से हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर में क्या चीज़ अंतर था? एनर्जी ऑपरेटर में आपका माइनस आ जाता है और डेल बाई डेल टी के फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट या पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो माइनस एच बाई जे डेल बाई डेल टी, हमने एक्सप्रेशन लगाया साई का, यहाँ पे ये साई का एक्सप्रेशन है, तो माइनस एच बाई जे, और इसको भी पार्शली डिफ्रेंशिएट किया। तो चाहे x के रेस्पेक्ट में करो चाहे t के रेस्पेक्ट में करो, ये पूरा का पूरा ही डिफ्रेंशिएट होगा और इसका कोफिशिएंट जो j है वो बाहर आ जाएगा। तो j से j कैंसिल हो गया, तो माइनस एच बार, और क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये जो ऑलरेडी माइनस है और इसके अंदर से माइनस निकलेगा प्लस बन जाएगा, तो सेम ही रहेगा। तो एच बार ओमेगा, और ये आपका पहले k बचा था, यहाँ ओमेगा बचेगा t का कोफिशिएंट इंटू साई। फिर से वही चीज़, जो इसका कोफिशिएंट है साई का वो हमारा एनर्जी की वैल्यू देगा। तो एनर्जी हमारा क्या है? एच बार साई ओमेगा, एच बार ओमेगा जो कि साई का कोफिशिएंट है। तो एच बार ओमेगा इसका एच बाई टू पाई, और ओमेगा होता है टू पाई बाई टू पाई न्यू, टू पाई से टू पाई गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमारी आई वो आई एच न्यू। तो जो E इजकल टू एच न्यू है, जो फेमस एक्सप्रेशन है, वो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होके आया है। इक्वल टू एच न्यू हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर आया। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, साई का एक्सप्रेशन की मदद से हमने एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों को कैलकुलेट किया। अब हम आगे देखेंगे श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो इसको पढ़ते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब बात करते हैं क्लासिकल इक्वेशन की फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कैसे एनर्जी होती है दो तरीके की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि टोटल बनाती है हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, सिंपल जो एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने पी स्क्वायर बाई टू एम के फॉर्म में लिखा है। ओके, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारी, इसको मैं कर देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर था। आप एम को सप्लाई करो ऊपर नीचे, और ऊपर वाले एम वी को आप पी स्क्वायर कर दो, नीचे टू एम। तो यह आपका काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज टोटल एनर्जी। यह आपका क्लासिकल इक्वेशन है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल के लिए। पर क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स में हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर पोटेंशियल ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर, सॉरी, और एनर्जी ऑपरेटर पढ़े थे। और वेव फंक्शन को यूज करते हैं। ऑपरेटर्स आर अलाउड टू ऑपरेट ऑन, अच्छा ऑपरेटर है तो किसी चीज़ पर ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेटर जो है तो वो ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन के ऊपर। अब ऑपरेटर फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या एनर्जी, क्लासिकल एनर्जी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं इन ऑपरेटर फॉर्म? तो माइनस एच बार स्क्वायर, ये आपका देखो, एक तो मोमेंटम वाला ऑपरेटर आप ऑपरेट करोगे तो सेम वही चीज़ है। ये काइनेटिक एनर्जी वाला है, मोमेंटम वाले से करके लाए थे। यहाँ पे 2m आ जाता है अगर याद हो तो, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साई पे ऑपरेट करते हैं। प्लस यहाँ पे आप सीधे से, ये ऑपरेटर पोटेंशियल का है, इसको आप सीधे से कर दो, v इंटू साई, साई पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और एनर्जी का ऑपरेटर था माइनस, वो प्लस होता था, ये माइनस होता है, माइनस एच बार बाई जे डेल साई बाई डेल टी। ये वन डायमेंशनल केस के लिए है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू रिमेंबर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पर हमारा जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो थ्री डायमेंशनल एंटिटी है। बट मेन बात क्या है कि कैलकुलेशन के लिए बहुत हैवी पड़ जाता है थ्री डायमेंशनल, उसको भी लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और टी के फॉर्म में, ये एक्स और टी के फॉर्म में ओनली। तो क्योंकि ये एक्स है और ये टी पे ऑपरेट करता है एनर्जी, अगर याद हो तो बाकी तो सेम रहेगा, ये पोटेंशियल वाला और एनर्जी वाला सेम है एक्सप्रेशन, बट काइनेटिक वाला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। माइनस एच बार बाई टू एम, तो ये डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इसको हमने डेल स्क्वायर साई लिखते हैं, बड़ा सा डेल स्क्वायर, इसका मतलब है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर साई। ठीक है, तीन उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो 3 डायमेंशनल का श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा काइनेटिक एनर्जी का है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है और ये टोटल एनर्जी का है। ओके, तो ये 1 डायमेंशनल वाला हमें याद रखना है। अब आगे क्या कह रहा है, अ वेव फंक्शन इन अबव फंक्शंस इंक्लूड बोथ स्पेस एंड टाइम डिपेंडेंसीज। जो भी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, वेव फंक्शन स्पेस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो दोनों सबको इंक्लूड करके हम चल रहे हैं। इट इज कॉमन टू कैलकुलेट दिस डिपेंडेंसीज एंड कंबाइन दैम लेटर। ठीक है, इनको कैलकुलेट करो और बाद में इनको कंबाइन कर दो। फर्दरमोर मेनी प्रॉब्लम्स आर टाइम इंडिपेंडेंट एंड ओनली स्पेस वेरिएबल्स आर नेसेसरी। लेकिन ज़्यादातर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं और केवल स्पेस वेरिएबल नेसेसरी होते हैं, स्पेस डिपेंडेंट बोल सकते हैं। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डेवलप बाय कंसीडरिंग टोटल एनर्जी टू बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ रखने वाली है, टाइम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम का टर्म कहाँ आता है, टोटल एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी को आप केवल ई लिख दो। ठीक है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो क्या है कि मतलब टोटल एनर्जी टू बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई। साई इक्वल टू साई एक्स फॉर 1 डायमेंशनल केस और 3 डायमेंशनल केस के लिए साई इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। और यहाँ पे हमारा ये डेल ऑपरेटर आके डेल स्क्वायर लग जाता है, जो कि उसको ब्रेक करेंगे तो 3 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, ये न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल्स है E1, E2, E3, जिनमें कि कुछ हमने एनर्जी डिफाइन कर दी है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है। रेफरेंस जो हमने लिया है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट वो है हमारा E इंफिनिटी, जो कि 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। इसके हिसाब से देखें ऊपर से नीचे तो हमारा जो एनर्जी सेल्स की एनर्जी है वो हमारा माइनस में है, क्योंकि ये डिफरेंस है। अगर हम रेफरेंस इसको ले लें तो यही एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा। अगर इस एनर्जी सेल से हमें किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी लगेगी इसकी अपोजिट प्लस 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात हुई। अब देखते हैं कि ये कितना वैलिड था, ये चीज़ कितनी वैलिड और E1, E2, E3 की पोजीशन कितनी सही है। पहले ये देखते हैं। ये अर्थ सरफेस है। ओके, अर्थ सरफेस है। अब एक इंसान है, उसको मैंने यहाँ खड़ा किया है और ये क्या है, रेफरेंस है। x इक्वल टू 0 है ये चीज़। ओके, x इक्वल टू 0, 0, 0 है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, वो होगी 0, क्योंकि h है 0। उसको एक हाइट पे ले जाके खड़ा कर दिया ऊपर, ठीक है, h हाइट पे। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। पर मतलब ये कैसे कैलकुलेट किया, हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी 0 है, इसकी इतनी है और वो इंसान सेम है। हमने एक रेफरेंस लिया है, रेफरेंस अर्थ का सरफेस लिया है, उसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं ये p इक्वल टू 0 होगी और ये p इक्वल टू mgh होगी। अब आगे आते हैं, यही मॉडल है, हम इसको ऐसे यहाँ पे x एक्सिस डिफाइन करते हैं। ये क्या है, x इक्वल टू 0 की लाइन है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसके पास हम और जाएंगे तो x इक्वल टू 0 है और ये पूरी x की लाइन है, x इक्वल टू समथिंग होगा, x इक्वल टू समथिंग होगा। मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है, इनको डिनोट कर रहा है। ओके, इन वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। मतलब ये हमने एक आउटर वैल्यू ले ली और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस और इस आउटर वैल्यू हमने मान लिया कि इतने, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसके बाहर होगा तो वो एस्केप कर जाएगा। इसके बीच में कहीं भी E1, E2, E3, E4 कहीं भी हो सकते हैं। तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेफरेंस लेके। जो चीज़ हमने यहीं पे देखी थी कि हमने रेफरेंस या तो E की पावर इन्फिनिटी मतलब E इन्फिनिटी लिया है, या हम न्यूक्लियस को रेफरेंस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पोजीशन है, ये पोजीशन अपने आप में कुछ नहीं है। ये पोजीशन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेफरेंस के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूक्लियस को रेफरेंस लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे समझनी जरूरी थी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे हार्ड टॉपिक होता है ईडीसी के बेसिक्स में, वो है 1 डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इन्फिनाइट पोटेंशियल बैरियर
पोटेंशियल वेल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है तो उसको देखते हैं। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिस इज अ न्यूक्लियस, सबको पता है। न्यूक्लियस के अराउंड एक बाउंड्री हमने सेट करी, बाउंड्री ऐसे सेट करी कि x इजकल टू एल एंड x इजकल टू 0। यहाँ से रेफरेंस जो होता है इसकी रेडियस या डायमीटर जो रेडियस जो है वो फिक्स है, L तक ही जाएगी 0 से। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर भी या इन्फिनाइट लेंथ तक हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी को हमने, ये हमारा x है पोजीशन, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसी के b और x के बीच में हमने ग्राफ को ड्रॉ किया है। अब b यहाँ पे क्या है, हमारा b है इन्फिनिटी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, और x में हमारा कहीं ना कहीं x इक्वल टू 0 हमने लिया है और कहीं ना कहीं हमने x इक्वल टू l लिया है। ओके, x इक्वल टू 0 यहाँ से भी होगा, बट इसका इधर का एरिया और इधर का एरिया हमको दिखाने के लिए हमने ऐसा लिया है। ये टोटल लेंथ है l। मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को यहीं पे अट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, इसके ऊपर रहने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो साई जो होगा हमारा, साई क्या रखता है इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन, तो वो नॉन जीरो होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे हमारा जो साई होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे इस के बाहर जाने के लिए इसको इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए, इन्फिनाइट, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं इकट्ठी कर सकता है। तो यहाँ हमारा साई 0 होगा, यहाँ पे भी साई 0 होगा, यहाँ पे साई नॉन जीरो होगा। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन्फिनाइट पोटेंशियल बैरियर। ये एक तरीके का इन्फिनाइट पोटेंशियल बैरियर है। इसी में आगे बढ़ते हैं डायग्राम में। कंसिडर द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कन्फाइंड इन अ सर्टेन रीजन। ठीक है, सर्टेन रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये जो वेल है ये हमारा सर्टेन रीजन है। कहाँ का रीजन है, 0 से L के बीच में। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इनसाइड दिस रीजन। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और इसके बाहर जो भी है वो इन्फिनाइट है, एंड इन्फिनाइट आउटसाइड दिस रीजन। तो जो ऊपर डायग्राम है उसी को समराइज किया है हमने यहाँ पे। द इलेक्ट्रॉन कांट एस्केप द बॉक्स बिकॉज इट वुड रिक्वायर इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एस्केप नहीं कर सकता बॉक्स को, उसके बाहर जाने के लिए उसको इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए, जो कि नहीं हो सकता पॉसिबल। क्लियरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इज 0 आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, क्लियरली साई 0 है बॉक्स के बाहर, तो साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 है आउटसाइड द बॉक्स। द साई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल या फॉर लेस देन 0। ठीक है, तो इसी जो 3 पॉइंट थे उसी को समराइज किया हमने ये। फिर L इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स जो हमारा है वो 0 से L लेंथ का है, तो साइज 0 होगा x के 0 से कम होने के लिए। ठीक है, x के L से बड़े होने के लिए भी साइज 0 है, और 0 से L के बीच में हमारा साइज जो है वो नॉन जीरो है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल हम इसमें क्या कर सकते हैं 0 से L के बीच में। तो वी हैव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि -h² अपॉन 2m। ठीक है, ये कौन सा फैक्टर था, ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर था, ये काइनेटिक एनर्जी वाला था। ये टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, और ये पोटेंशियल एनर्जी, बट ये पोटेंशियल एनर्जी V इज 0। ठीक है, इसको हमने 0 कर दिया यहाँ पे। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है। सो अबव इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये वाला टर्म ही हटा दिया, तो ये हमारा केवल ये टर्म बचा और E साई बचा। साई क्या है, वेव फंक्शन। तो डेल स्क्वायर साई स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हमने उठा के इधर भेज दिया, तो -2m अपॉन h² का स्क्वायर E इंटू साई। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1। या फिर हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -k। तो इससे हमने क्या समझा, -k की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी चीज़ है इतनी, ये हमारा क्या है ये पूरा, इसको हमने ले लिया कांस्टेंट k स्क्वायर, कांस्टेंट k स्क्वायर ले लिया। तो ये जो k होता है ये हमारा होता है वेव नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। k जो होता है वो हमारा होता है वेव नंबर इक्वल टू √2me अपॉन h² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा k स्क्वायर है, तो k इक्वल टू रूट हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म। ये हमारा होता है वेव नंबर। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 कैन बी ऑफ द फॉर्म,
अब इक्वेशन 2 हमने, ये हमारा रिड्यूस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये टाइप 2 का हो गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई। ये हमारा फर्स्ट सिंपल फॉर्म में, ये इसका इसी साई का सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसका सॉल्यूशन इस कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारे पास अननोन्स क्या हैं? अननोन है हमारे पास ए, अननोन है हमारे पास बी और अननोन है हमारे पास के। ठीक है, अननोन पैरामीटर्स एंड नीड टू बी डिटरमाइन, ये हमें डिटरमाइन करके लाने हैं। As we know that psi must be continuous, so x is equal to 0, psi should be continuous। हमें पता है psi कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशन थी उसकी, नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए था, कंटिन्यूस होना चाहिए था, और डी साई अपॉन डी एक्स भी कंटिन्यूस होना चाहिए था। तो वही जो कंडीशन थी उन्हीं को हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी साई कंटिन्यूस होगा। एट एक्स इक्वल टू 0 नेगेटिव, साई इक्वल टू 0, सो फॉर एक्स इक्वल टू 0 साई इज 0 इन ऑर्डर टू बी कंटिन्यूस। तो एक्स इक्वल टू 0 पे साई हमारा 0 ही होगा। ओके, क्योंकि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब कि ये जो पोटेंशियल वेल है, तो इसकी जो दीवारें हैं यहाँ पे भी हमारा जो साई है वो 0 ही होगा, 0 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से बात करें, हम इक्वेशन 3 की बात कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू 0, वहाँ पे 0 अप्लाई करके 0 इक्वल टू ए साइन के इंटू 0, मतलब x को 0 रख दिया तो हमारे पास केवल बचा b। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई, जो कि निकल के आई b की वैल्यू। अब इसी b को फिर से इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, मतलब b वाला टर्म चला गया, ये प्लस 0, b वाला टर्म चला गया। इसको इक्वेशन 4 लिया। अब साई मस्ट बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एल। अब एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो एक्स इक्वल टू एल पे भी कंटिन्यूस है, मतलब एक्स इक्वल टू एल प्लस पॉजिटिव। इसको देखते हैं, ये हमारा 0 नेगेटिव है, ये एल पॉजिटिव है, ये 0 पॉजिटिव है, ये एल नेगेटिव है। मतलब अगर ये कंटिन्यूस है तो एल नेगेटिव, एल और एल पॉजिटिव तीनों पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। मतलब साई जो 0 है एल पॉजिटिव पे, तो वही एल पे भी होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ ली है। और हमारा जो साई 0 है 0 नेगेटिव पे, तो वो 0 पे भी होगा, ये 0 पे भी होगा। तो वही चीज़ हमने ली है। हाँ, तो सो एट एक्स इक्वल टू एल साई हमारा 0 होगा इन ऑर्डर टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 साई इक्वल टू 0 इक्वल टू ए साइन के एल, तो ए साइन के एल इक्वल टू 0, तो हमारा ए भी यहाँ से निकल के आया 0। साइन के एल इक्वल टू 0, साइन इक्वल टू एन पाई। ठीक है, 0 क्या होता है, साइन एन पाई का एक्सप्रेशन है। के इक्वल टू के एल इक्वल टू एन पाई, के इक्वल टू एन पाई बाई एल। तो यहाँ से 3 वैल्यू हमारी निकल के आ गई, b0, a0 और k इक्वल टू एन पाई बाई एल। ये इंपॉर्टेंट है, वेयर एन इज एन इंटीजर। अब इक्वेशन 4 को हम रिलेटिव कैसे कर सकते हैं? साई इक्वल टू ए साइन के की जगह एन पाई बाई एल इंटू एक्स। ये इक्वेशन 5 है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन 5। अब साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम साई अप्लाई कर देंगे और इसके मैग्नीट्यूड का ये हमने स्क्वायर ले लिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए इक्वल टू रूट, सही से लिख देते हैं, रूट 2 बाई एल, ए इक्वल टू रूट 2 बाई एल। इसको सॉल्व करके निकला। अब इसको भी हम अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो सकती बात थी, या तो ये इसको एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए किसका, दो चीज का प्रोडक्ट है, ए एंड साइन के एल का। या तो ए 0 हो या साइन के एल 0 हो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब ए 0 नहीं है, इसीलिए ए को भी निकालना बचा हुआ था। तो ए को हम नॉर्मलाइजेबल वाली एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे, तो ए आया रूट 2 बाई एल। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आया, वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन आया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साई इक्वल टू रूट 2 बाई एल into sin n pi by l x. Now let us calculate energy of the particle.
अब पार्टिकल की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब एनर्जी निकालने के लिए हम एनर्जी ऑपरेटर जो है उसको नहीं लगा सकते। वो क्यों? क्योंकि वो हमें पता है एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो टाइम डिपेंडेंट है, इज टाइम डिपेंडेंट। और जो सॉल्व कर रहे हैं साई का एक्सप्रेशन वो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमें किसी और तरीके से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वी ये हमारा वेव इक्वेशन है। ओके, ये इसका एलएचएस साइड है, ये हमारा ई साई आरएचएस साइड है। यहाँ पे जो वी का कंपोनेंट था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, केवल दो टर्म बचे, लेफ्ट और राइट। एलएचएस को हमने लिया। अब एलएचएस को अगर हम देखें तो इसके अंदर बेसिक क्या है, ये डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर है, मतलब डबल पार्शियल डेरिवेटिव है साई का। अब साई हमारा क्या है, साई है √2/L जो हमने सॉल्व करके निकाला है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स निकालेंगे फर्स्ट, सबसे पहले डेल साई बाई डेल एक्स निकालेंगे एंड देन फिर हम डेल टू साई बाई डेल एक्स टू निकालेंगे। ठीक है, इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ये हमारा डिफ्रेंशिएट करके √2/L तो कांस्टेंट है, साइन हो जाएगा कॉस, और इसका जो ये कोफिशिएंट है n/L ये हो जाएगा बाहर। अब इसको दोबारा करेंगे तो √2/L फिर से कोफिशिएंट ही रहेगा, तो ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस, और n/L पहले से है, एक n/L और आ जाएगा और ये साइन में ही चेंज हो जाएगा वापस। तो एलएचएस जो हमारा है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, माइनस आ जाएगा n²π²/L √2/L, और ये जो पहले से था। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है ये √2/L और ये जो है ये कंबाइन होकर ये साई को ही बना रहा है। अब इसके अलावा क्या बचा, तो h²π²n²/2m_L²। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं आरएचएस के साथ। इसको कंपेयर करेंगे आरएचएस के साथ तो हमारा जो आरएचएस था वो था साई ई। तो साई यहाँ पे अलग से ये बच रहा है, ये साई बचा है, और ये जो बचा हुआ टर्म है ये हमारा ई, इसका हमने कोएफिशिएंट बेस में ले लिया n, तो ई एन। तो हमारा जो एनर्जी निकल के आई वो हमने कुछ इस तरीके से विदाउट एनर्जी ऑपरेटर के कैलकुलेट करी, तो h²π²n²/2m_L²। ये भी इंपॉर्टेंट है एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब अगर इसी एनर्जी को हमको डिफरेंस पर कैलकुलेट करना है, डेल ई एन मतलब क्या है, ई एन माइनस E(n-1)। तो इसी एनर्जी का डेल ई एन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n तो ऑलरेडी है ही, यही एक्सप्रेशन सेम, और इसमें n की जगह n-1, तो n² और n-1² को अंदर लेके बाकी सब कॉमन बाहर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आएगा 2n-1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन डेल ई एन का भी आ गया अगर हमें निकालना है तो सेम चीज़ में n² को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2n-1 से, और अगर हम कंक्लूड करें यहाँ से L को इन्फिनाइट अगर हम रखते हैं, लेंथ हमारा बहुत ज़्यादा है तो हमारा एनर्जी 0 हो जाएगा। क्यों? 1/इन्फिनाइट होता है 0, यहाँ पे L की जगह इन्फिनाइट सब्स्टिट्यूट करके तो 1/इन्फिनाइट हो गया 0, तो एनर्जी हमारी आ गई 0। तो ई एन और डेल ई एन हमने दो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाले, ई एन में n² है, यहाँ पे 2n-1 हो जाता है। अब इसी डायग्राम को देखते हैं जो हमने पहले बनाया था। ये सेम पोटेंशियल वेल है। अब E1, E2, E3 की वैल्यू हमें पता चल गई है, क्योंकि En की जो वैल्यू पता है वहीं पे आप n को सब्स्टिट्यूट 1, 2, 3 कर सकते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब क्या बात है कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, एनर्जी सेल्स में ही एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए इनको हमने बोला है अलाउड एनर्जी स्टेट या एनर्जी सेल। तो इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब फिर भी हमें अगर डिफरेंस निकालना है E2, E1 का, ठीक है, इसीलिए हमने डेल ई की वैल्यू भी पहले ही निकाल ली है कि हमें दो एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस अगर निकालना है तो वो कितना आएगा, 2n-1। ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। तो π²h² 1² और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन ही ये है। जो एनर्जी स्टेट की वैल्यू है इसी को हमने बोला है, जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऊपर था उसका सॉल्यूशन यही है, ई एन ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में क्या था, ई साई डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अपॉन 2 है काइनेटिक एनर्जी वाला। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन ही हमारा ये है। और इससे ये भी बात क्लियर होगी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, मतलब 1, 2 इन द फॉर्म ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स हैं, 1, 2, 3। ऐसा नहीं कि इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे
मतलब इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्रॉस डाला हुआ है। अब आगे देखते हैं और क्या थ्योरी है इसकी। तो इसको पढ़ते हैं, एज एल इंक्रीजेस टू मैक्रोस्कोपिक लेवल। हमारा जो एल है वो बहुत बड़े लेवल पे मतलब उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम किसी एटम को तो स्टडी नहीं कर सकते, हम स्टडी करेंगे किसी मटेरियल को, किसी एटम को पकड़ के सिंगल स्टडी करना नहीं पॉसिबल है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा मतलब जो लेंथ है पोटेंशियल वेल की वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्फिनाइट हो गई। अब वो एल इन्फिनाइट होगी तो एनर्जी हमने ऑलरेडी देखा है कि वो जीरो हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन इज कम्प्लीटली फ्री एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। सिंस डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो सो द एनर्जी ऑफ अ कम्प्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का क्या मतलब है और डिस्क्रीट का क्या मतलब है? डिस्क्रीट का या क्वांटाइज का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन केवल इन एनर्जी सेल्स स्टेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है, इनके बीच में नहीं, ठीक है। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि बाहर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ओके, बाहर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ये कंटिन्यूस या डिस्क्रीट का मतलब है। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन एनर्जी और द एनर्जी ऑफ अ कंफाइंड इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज और डिस्क्रीट जो भी समझ लो, एंड डेल्टा ई डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल वेल कंफाइनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो वेल के अंदर है, पोटेंशियल वेल के अंदर है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कंफाइंड है, क्वांटाइज है। और डेल्टा ई जो हमारा है, जो एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस है डेल्टा ई, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल वेल की शेप के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन विल बी कंटेन इन अ स्पेशल रीजन ऑफ 3 डायमेंशन। तो इन जनरल क्या है कि ऐसा ये वेल ऐसा तो है नहीं कि ये जो हमको 2 डायमेंशन दिख रहा है ऐसा होगा नहीं, वो 3 डायमेंशन का होगा। विद इन विच द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लोअर, जिसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बाहर से कम ही होगी हमेशा, बाहर इन्फिनाइट है अंदर कम है। वी मस्ट देन सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। जब बात हम 3 डायमेंशन की कर रहे हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी हमको 3 डायमेंशन में ही सॉल्व करना पड़ेगा। हियर इट विल रिजल्ट इन 3 क्वांटम नंबर, जिसकी वजह से हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिलेंगे दैट विल कैरेक्टराइज द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि हमको इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में बताएंगे, ठीक है। वी कैन जनरलाइज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो अब जब 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो देखते हैं क्या कह रहा है। 1 डायमेंशनल में हमारा केवल Lx, ये Nx, पाई इंटू एक्स की बात हो रही है। हमने डायमेंशन को अगर बढ़ा दिया तो Lx, Ly और ऐसे ही ये Nx, पाई इंटू एक्स Lx और Ny, y और ये Ly, ठीक है। ये टर्म सेम 2 बार रिपीट हो गया, √2/Lx इंटू √2/Ly। और जब 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमारा Lz भी आ जाएगा, तो Nz और ये पूरा z, पाई इंटू जेड और Lz, ये चीज़ आई। हमारा एक्सप्रेशन 3 तरीके से 1, 2 एंड 3 के लिए ऐसे ऐसे आया। अब हमको पता है कि हमारा जो kx होता है वो nx पाई बाई Lx होता है। सेम इसी तरीके से ky बस n बाई हो जाएगा, Ly हो जाएगा और nz Lz हो जाएगा kz के लिए। तो सेम हम यूज़ करेंगे। तो ये k तो हमारा वेव नंबर, पर उसी की जगह अगर हम बात करें वेव वेक्टर की तो k इक्वल टू रूट kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिगर है ये क्या लोकेशन दे रहा है हमें, ठीक है, ये वैल्यूज दे रहा है। तो ये 1, 2, 3 उस तरीके से वैल्यूज हमने ली है, तो उससे एक पूरा 3D क्लाउड ग्रिड बनेगा इलेक्ट्रॉन का। ये 1 डायमेंशन में है, फिर यही वैल्यू दूसरे डायमेंशन में भी होंगी। ये 3 डायमेंशन में है। तो ये चीज है। तो के हमने निकाला जो वो है हमारा है कंप्लीट वेव वेक्टर। के एक्स जो सिंपल एक होता है, एक डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, तो वेव नंबर की बात कर रहे हैं। इफ अ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन अ पोटेंशियल वेल देन एनर्जी इज क्वांटाइज, ठीक है। पोटेंशियल वेल के अंदर अगर पार्टिकल कन्फाइंड है तो हमेशा जो एनर्जी है वो क्वांटाइज या डिस्क्रीट है। क्यों? क्योंकि वो E1, E2, E3 में एग्जिस्ट करेगा, ना कि इनके बीच में या कहीं पे भी। If particle is free, then energy is continuous. Solution of Schrodinger wave equations give allowed energy state. इसका जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वो अलाउड एनर्जी स्टेट्स देता है, जो कि हमने डायग्राम में देखी भी है। ये क्या कह रहा है? अलाउड एनर्जी स्टेट्स।
अलाउड एनर्जी क्या थी, मैं तो लिखा भी था, ये जहां जहां एग्जिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन उनको हमने अलाउड एनर्जी स्टेट्स बोला है। The position which electron can occupy in 3D space, it looks like a grid of 3D points। ठीक है, किसकी तरह दिखेगा 3D स्पेस में, ग्रिड की तरह, ये क्लाउड की तरह। फ्रॉम अबव एनालिसिस वी कैन सी दैट मिनिमम 3 क्वांटम नंबर nx पहला, ny, nz टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस। ठीक है, तो सारी बात कहाँ से शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन से, एग्जिस्टेंस से, कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्वांटम नंबर्स या पॉइंट्स nx, ny, nz, मतलब 1x 1y 1z, हम बता सकते हैं, लाइक हमें दिया हुआ है 2x 3y एंड 7z, इस जगह पे हमारा इलेक्ट्रॉन लोकेट कर रहा है। तो 3D स्पेस में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम 3 क्वांटम नंबर्स की मदद से बता सकते हैं। अगर इसी ग्रिड में हम कहना चाहें तो ये हम बोलेंगे ये हमारा 1x है, इसी 1x का ये 1y है, और ये 1z है, और इसी 1z का हवा में ऊपर होगा यहाँ पे 1y। ये 3 जो पॉइंट है ये 1 वाले ही हैं इसी तरीके से, तो इस पे हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा वो इन पॉइंट्स की मदद से हम बता सकते हैं। मतलब 1x मतलब कि आप x एक्सिस में 1 आगे आओ, फिर z में यहाँ आगे आओ, और इसमें भी ऊपर जाओ, तो फाइनल जो पॉइंट होगा वो कुछ ये होगा फाइनल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट कौन सा है, 1 1 1।